हमने पिछली क्लास में वॉल के क्लासिफिकेशन के वॉल के बारे में पढ़ा था कि वॉल हमारी होती क्या है और उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और वॉल का क्लासिफिकेशन हमने देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे वॉल का क्लासिफिकेशन हम किन आधारों पर करते हैं, लोकेशन के आधार पर, लोड बियरिंग कैपेसिटी के आधार पर, और मटेरियल के जो हम जिस मटेरियल से बना रहे हैं उसके आधार पर हमारा क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो उनमें से सबसे हमने पिछली क्लास में लोकेशन के आधार पर हमारी जो दीवारें वॉल्स होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं और उनके डिटेल को देखा था। तो हमने देखा था इंटीरियर वॉल, एक्सटीरियर वॉल, रिटेनिंग वॉल, डॉर्फ वॉल, कैविटी वॉल और पार्टीशन वॉल। तो ये सारी वॉल्स को हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम पार्टीशन वॉल के क्लासिफिकेशन से आगे कंटिन्यू करेंगे और आज ही हम लगभग वॉल के क्लासिफिकेशन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने देखा था कि पार्टीशन वॉल वो वॉल्स होती हैं एक तरीके से नॉन लोड बियरिंग वॉल्स होती हैं जो भार को सहन करने के लिए नहीं, खाली जो है हमारे एरिया को कई सारे रूम्स में या कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमारी बनाई जाती हैं। तो हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि पार्टीशन वॉल का अदर क्लासिफिकेशन क्या क्या है और ये हमारी कितने प्रकार की हो सकती हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो जो है पार्टीशन वॉल के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला हमारा है ब्रिक पार्टीशन वॉल, रेनफोर्स्ड ब्रिक पार्टीशन वॉल, हॉलो क्ले ब्रिक पार्टीशन वॉल, कंक्रीट पार्टीशन वॉल, ग्लास पार्टीशन वॉल, प्लास्टर स्लैब पार्टीशन वॉल, मेटल लेथ पार्टीशन वॉल, एसी सीट या जीआई शीट पार्टीशन वॉल और वुडन पार्टीशन वॉल। तो ये हमारा कुछ क्लासिफिकेशन है हमारा पार्टीशन वॉल का, क्योंकि जो आप लोगों के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पार्टीशन वॉल क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो ये आप उनमें ये सब चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक, तो आगे हम इन्हीं सारी पार्टीशन वॉल के क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा ब्रिक पार्टीशन वॉल। अब ब्रिक पार्टीशन वॉल क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ब्रिक पार्टीशन वॉल मतलब कि ये ईंटों से बनी हमारी ब्रिक वॉल आर नोन एज देयर स्ट्रेचर बॉन्ड्स, कि जो हमारे ब्रिक जो ईंटें होते हैं उसके जो लेंथ वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग स्ट्रेचर बोलते हैं। तो उन ब्रिक का यूज़ करके जो हम लोग वॉल बनाते हैं तो उसको हम लोग ब्रिक पार्टीशन वॉल बोल सकते हैं। अब इसमें रॉ मटेरियल के तौर पर हम लोग ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक, और जैसे कि ये हमारे ब्रिक से बनी होती हैं तो इकोनॉमिकल भी होती हैं और हार्ड भी होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, रीयूजेबल होती हैं और रिसाइकलेबल होती हैं। इनका दोबारा हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। इट ऑल्सो बिकम लेस एनवायरनमेंट पॉल्यूशन ड्यू टू, ये जो है हमारे इन्वायरमेंट पे भी कुछ खास ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करती हैं क्योंकि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही ऐसा होता है कि इसमें हम कोई ऐसा हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे कोई पोल्यूशन हो सके। और ये जो हमारे ब्रिक पार्टीशन वॉल होती हैं, अगर हम इसमें रेनफोर्समेंट को यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम रेनफोर्स्ड ब्रिक, और अगर हम इसमें ब्रिक पार्टीशन वॉल को बीच में लकड़ी के पार्टीशन की हेल्प से इनको कई भागों में डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमने ये पार्टीशन करके इन पार्टीशन के बीच में ये ब्रिक वॉल को बनाया है। तो और ये जो पार्टीशन होगा ये हमारा लकड़ी का होगा। ठीक, और इस दोनों लकड़ी के पार्टीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये लगभग एक मीटर की होती है। तो इनको बोलते हैं, इस तरह की वॉल को बोलते हैं ब्रिक नॉक्ड पार्टीशन वॉल। ठीक, और जो हाइट होती है हमारी, जो पार्टीशन वॉल की हाइट होती है वो हमारी जनरली 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
नॉट मोर देन 2 मीटर। अब जैसे ब्रिक पार्टीशन वॉल है, ये हमारे इसका कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। तो ब्रिक पार्टीशन वॉल आल्सो कम विद फ्यू डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है कि कंस्ट्रक्शन, इसको बनाने में, ब्रिक वॉल को बनाने में हमारा समय बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन सिस्मिक जोन्स, जो हमारे भूकंप रोधी एरिया होते हैं, जहाँ पे भूकंप प्रॉन एरिया, मतलब कि जहाँ पे भूकंप आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ पे हम इन ब्रिक वॉल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिससे कि क्योंकि ये टूटने के बाद, अब इनका भी कुछ ना कुछ तो भार होता ही है, तो टूटने के बाद फिर ये आसपास के एरिया पे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम ये इनको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। और इसमें एफ्लोरेसेंस हो जाता है कि इसमें जो इसका जो ब्रिक का जो सरफेस है वो झड़ने चालू हो जाता है, अगर जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहा है और उसमें सॉल्ट है, नमक के इंग्रेडिएंट अगर हमारे ब्रिक की मिट्टी में हैं तो उसमें एफ्लोरेसेंस होने लगता है। और जो ब्रिक का सरफेस है उसको ब्रिक वॉल को साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये थोड़ा भद्दा लगने लगता है। तो इसलिए ये सब हमारे ब्रिक पार्टीशन वॉल के कुछ डिसएडवांटेज हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रेनफोर्स्ड ब्रिक वॉल। ठीक, तो रेनफोर्स्ड ब्रिक वॉल भी ब्रिक एक तरीके से ब्रिक वॉल ही होता है, जिसमें हम करते क्या है कि जो हमारे जो ब्रिक वॉल है इसके एक या दो या तीन रद्दों के बाद हम जो वायर मेश या स्टील प्लेट या जो है स्टील रॉड्स का या जो सरिया का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं के बीच में हम इनको सरिया को प्लेस कर देते हैं या वायर मेश को लगा देते हैं, जिससे कि जो हमारी ये वॉल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं हमारी रेनफोर्स्ड ब्रिक, इसी वजह से हम इसको रेनफोर्स्ड ब्रिक वॉल बोलते हैं। अब इस तरह की जो वॉल होती हैं इसकी थिकनेस हमारी बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये 10 सेंटीमीटर और हाफ थिक, मतलब हमारे ब्रिक का साइज़ 20 सेंटीमीटर है तो इसको 1 ब्रिक बोलते हैं, और अगर इसको हम हाफ कर दें मतलब 10 सेंटीमीटर कर दें तो इसको बोलते हैं हाफ ब्रिक थिक वॉल। तो ये जो हमारी रेनफोर्स्ड ब्रिक पार्टीशन वॉल होती हैं ये हाफ ब्रिक थिक पार्टीशन वॉल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हॉलो एंड क्ले ब्रिक पार्टीशन वॉल। इसमें क्या होता है कि हम हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स को पार्टीशन वॉल के तरीके से यूज़ करते हैं, जिनकी मदद से हम इन दीवारों को बनाते हैं, या क्ले ब्लॉक्स, मिट्टी के ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं पार्टीशन के तौर पर। और जो हमारे हॉलो क्ले ब्लॉक्स होता है उसका साइज़ हमारा होता है 30 × 20 सेंटीमीटर, और उसकी थिकनेस हमारी वेरी करती है 5 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक। ठीक, तो हॉलो होने की वजह से ये लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं और रिजिड होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और फायर प्लेस रेसिस्टेंट होते हैं कि जो है इसमें आग जल्दी नहीं पकड़ती है। और एक और फ़ायदा इसमें ये है कि इनका साइज़ जो हमारे रेड ब्रिक हैं, जो ईंटें होते हैं उनके से थोड़ा बड़ा होता है, तो इसकी वजह से ये कम समय में हमारी दीवार तैयार हो जाती है, जिससे कि हमारा ये इकोनॉमिकल हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट पार्टीशन वॉल। इसमें हम जो पार्टीशन वॉल को, इसमें हम कंक्रीट स्लैब का यूज़ करते हैं, यानी कि हम लोग जो शटरिंग की मदद से या जो थिन वॉल को साइड पे ही जैसे हम लोग कॉलम कास्ट करते हैं, उसी तरीके से हम लोग कंक्रीट पार्टीशन वॉल भी
अब इस तरह की जो वॉल होती हैं ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती हैं, ये हमारी वॉल 10 सेंटीमीटर या उससे भी कम थिकनेस की होती हैं, जिससे कि क्योंकि कंक्रीट है तो उसका वेट ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसमें इनको थिकनेस इसकी बहुत कम, जिससे कि खाली ये पार्टीशन 2 रूम को डिवाइड कर सकें और ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। और बस हम प्लाई या शटरिंग का यूज़ करके इनको साइड पे ही कास्ट कर देते हैं। और इसमें जो हम कंक्रीट का यूज़ करते हैं उसका रेशियो क्या होता है, उसका रेशियो होता है 1:2:4, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं M15 रेशियो की कंक्रीट का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा एक जो 1 है वो हमारा सीमेंट है, 2 हमारा है सैंड और 4 हमारा है एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। तो इस तरीके से जो हम वॉल बनाते हैं कंक्रीट का यूज़ करके, जिसकी थिकनेस हमारी कम होती है, उसको हम बोलते हैं कंक्रीट पार्टीशन वॉल। अब फ्रेमवर्क की वजह से ये थोड़ा कॉस्टली हो जाती, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमको शटरिंग का फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, तो इसकी वजह से हम इसको जो है जनरली कम प्रेफर करते हैं। उसके बाद ये हमारा फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये हमारी कंक्रीट पार्टीशन वॉल। नेक्स्ट है हमारा ग्लास पार्टीशन वॉल। ग्लास पार्टीशन वॉल का जनरली काफ़ी जगह यूज़ आजकल होने लगा है कि इसमें क्या होता है कि ग्लास पार्टीशन वॉल जो ग्लास की शीट या हॉलो ग्लास ब्लॉक्स का यूज़ करके जो हम पार्टीशन वॉल्स को बनाते हैं उनको बोलते हैं ग्लास पार्टीशन वॉल। उसमें हम लोग मतलब जो ग्लास पार्टीशन वॉल बनाते हैं वो एक जनरली ऑफिसेस के कैबिन या हॉस्पिटल्स या बैंक में इन सब तरह के स्ट्रक्चर्स में हम लोग इन जो या कॉमर्शियल जनरली जो हमारे कॉमर्शियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम लोग घरों में जनरली ग्लास पार्टीशन वॉल्स का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि तो ग्लास है तो कॉस्टली होता ही है और इतना ड्यूरेबल भी नहीं है, क्योंकि ग्लास है उतनी उसकी स्ट्रेंथ भी नहीं होती है और वो उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है अगर हम रेड ब्रिक या और भी अदर मटेरियल्स का कंपेयर करें तो। लेकिन जो कॉमर्शियल स्ट्रक्चर्स हैं या वहाँ पे हम इस तरह की वॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एक फ़ायदा ये है कि इसमें हमारा दिस काइंड ऑफ वॉल इज़ डैम्प साउंड एंड वार्मथ प्रूफ, की मतलब इसमें सीलन और साउंड और जो बाहरी एटमॉस्फेयर की जो गर्मी है वो उन सब से ये बचे रहते हैं और अंदर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एक जैसा ही बना रहता है, इसलिए इन सब को हम कॉमर्शियल में पर्पस में यूज़ करते हैं। और इनको हम लोग फिक्स करने के लिए फास्टन जो ये मतलब ये ग्लास शीट होती है फास्टन विद द फ्रेमवर्क ऑफ वुड और मेटल की मेटल के फ्रेमवर्क में हम इसको फिक्स करके ही बनाते हैं। और हॉलो जो ब्लॉक्स होते हैं जो मतलब हॉलो ग्लास ब्लॉक्स होते हैं डोंट वांट टिम्बर ब्रिक की जो खोखले टाइप के जो ग्लास ब्लॉक्स होते हैं अगर हम उनसे जो हम वॉल बना रहे हैं तो उसके लिए हमको टिम्बर फ्रेमवर्क की ज़रूरत या स्टील फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका साइज या थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो उनके लिए हमको फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद है प्लास्टर स्लैब पार्टीशन वॉल। प्लास्टर स्लैब पार्टीशन वॉल इसको हम लोग प्लास्टर स्लैब ना बोल के जिप्सम बोर्ड पार्टीशन वॉल बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करके जो आप लोगों ने फॉल सीलिंग में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ देखा होगा, तो उसी की प्लास्टर ऑफ पेरिस के बोर्ड का यूज़ करके हम लोग जो वॉल्स को बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर स्लैब पार्टीशन वॉल या जिप्सम बोर्ड पार्टीशन वॉल। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वॉल्स होती हैं ये कुछ
हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, वुड्स का यूज़ करते हैं। और इसकी थिकनेस, जो वॉल की थिकनेस होती है 5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। बाकी इसके जो ओपन एरियाज़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उनको फिल करने के लिए हम लोग प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ करके इनके जॉइंट्स को, और बाकी जो फिक्सचर जैसे इसमें हम लोग डोर या खिड़कियां लगाते हैं, तो उनको फिक्स करने के बाद जो ओपन स्पेस बच जाता है, तो उनको फिक्स करने के लिए, वो उनको भरने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटल लेथ पार्टीशन वॉल। मेटल लेथ पार्टीशन वॉल। अब मेटल लेथ पार्टीशन वॉल में क्या होता है कि जो हमारे इसमें हम लोग काफ़ी पतले जो मेटल्स हैं उनका यूज़ करके वॉल्स को बनाते हैं, और उसमें हम लोग कुछ अलग अलग शेप के डिज़ाइन दे के या अलग अलग जगहों पे इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि ये मेटल लेथ पार्टीशन वॉल जो होती हैं हमारी, ये पतली होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, और इनकम्बस्टेबल होती हैं, कि ये जो है जल नहीं सकती हैं, ठीक। और इनको लगाने के लिए, मतलब इनको अप्लाई करने के लिए, इट नीड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ स्टील और टिम्बर फॉर फिक्सिंग इट इन द पोजीशन, की जो है इनको, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो हमारा मशीन लेथ बीच में, ये जो ये दिख रहा है सरफेस, जो यह दीवार दिख रही है, ये हमारी मेटल लेथ पार्टीशन वॉल है। और इसको ज्वाइन करने के लिए या इनको इस जगह पे प्लेस करने के लिए हमने एक फ्रेमवर्क स्टील का या अलग किसी मेटल का हमने फ्रेमवर्क का यूज़ किया है। अब जो ये हमारे मेटल लेथ जो वॉल्स होती है, ये हमारी हीट इंसुलेटर की तरह भी काम करती हैं और साउंड प्रूफ भी हो सकती हैं। अगर जैसे यहाँ पे तो ये साउंड प्रूफ नहीं होगी क्योंकि ओपन है। जो हमारी क्लोज्ड होती, मतलब पूरी कवर्ड होती हैं, जहाँ पे बीच में कोई भी ओपनिंग नहीं होती है, तो वो हमारे साउंड प्रूफ के तरीके से भी काम कर सकती है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एसी सीट या जीआई सीट पार्टीशन वॉल। एसी सीट और जीआई सीट पार्टीशन वॉल किनको बोलते हैं? एसी सीट, सबसे पहले हम जान लें कि एसी सीट क्या होता है। एसी सीट का मतलब एस्बेस्टस सीमेंट सीट, या और जीआई सीट को बोलते हैं गैल्वेनाइज आयरन शीट। तो एस्बेस्टस सीमेंट शीट या गैल्वेनाइज आयरन शीट का यूज़ करके जो भी हम दीवारों को बनाते हैं उनको हम बोलेंगे एस्बेस्टस सीट, एसी सीट और जीआई सीट पार्टीशन वॉल। अब इनमें होता क्या है कि दीज पार्टीशन वॉल्स आर इकोनॉमिकल, लाइट वेट एंड रिजिड इफ अप्रोप्रिएटली क्रिएटेड, कि इसको अगर हम लोग ठीक तरीके से बनाते हैं तो ये हमारे इकोनॉमिकल होते हैं, लाइट वेट होते हैं और रिजिड भी होते हैं। इट इज़ फास्टन टू द बॉर्डर ऑफ वुड और स्टील। अब ये हमारे फास्टन मतलब एक फ्रेम में, लकड़ी या स्टील के फ्रेम में फिक्स किए जाते हैं। ईच स्लैब कंसिस्ट ऑफ कोर और फरोड एस्बेस्टस सीमेंट सीट ऑफ सीट 5 mm with plain asbestos cement sheet 10 mm connected to that on either faced। इस सब का कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग फरोड एस्बेस्टस सीमेंट सीट का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग उसकी थिकनेस हमारी 5 mm होगी, और प्लेन एस्बेस्टस सीमेंट सीट का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी थिकनेस हमारी 10 सेंटीमीटर होगी। इस तरह की जो पार्टीशन वॉल्स होती हैं
जो इनका जनरली हम लोग यूज़ करते हैं जो कैबिन्स बनाने में, या जो कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास जो हम लोग कैबिन बनाते हैं, या जो जिनको हम लोग ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकें, उसके लिए जो है हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की पार्टीशन वॉल का। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है हमारा पार्टीशन वॉल का वुडन पार्टीशन वॉल। A wooden partition wall are lighter in weight, simple to construct, neither soundproof or not fireproof. This partition wall is not appropriate for damp location. Wooden partition wall contain wood edges that are connected to the side wall and tied down to the floor. कि अब जैसे कि ये जो हमारी पार्टीशन वॉल होती हैं ये लाइट इन वेट तो होती हैं और बनाने में भी आसान होती है, सिंपल इन कंस्ट्रक्ट, बट ये जो है हमारी साउंड प्रूफ नहीं होती हैं, फायर प्रूफ नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें आग लग सकती है। दिस पार्टीशन वॉल नॉट अप्रोप्रिएट फॉर डैम्प लोकेशन, जहाँ पे हमारी सीलन आने की चांसेस है वहाँ पे इस तरह की पार्टीशन वॉल यानी कि वुड पार्टीशन वॉल का यूज़ करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये सीलन आने पर लकड़ी हमारी ख़राब हो सकती है नमी को एब्जॉर्ब करने की वजह से। बाकी और जगहों पे जहाँ पे हम डेकोरेटिव पर्पस पे यूज़ कर सकें, एस्थेटिक व्यू को बढ़ाने के लिए अपने रूम के, उन जगहों पे हम लोग इस तरह की पार्टीशन वॉल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा पार्टीशन वॉल के क्लासिफिकेशन। अब आगे हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू लोड बियरिंग कैपेसिटी के आधार पर हमारी क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो लोड बियरिंग कैपेसिटी के आधार पे हमारे मेनली दो तरीके की वॉल्स होती हैं। एक हमारी होती है लोड बियरिंग में, फर्स्ट है हमारी लोड बियरिंग वॉल्स और सेकंड हमारी है नॉन लोड बियरिंग वॉल्स। ये तो लोड बियरिंग वॉल्स वो होती हैं जिनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, जो हमारे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें यूज़ की जाती है, जिनका उपयोग हम लोग इस तरीके से करते हैं कि जो उस पर स्ट्रक्चर का भार आने वाला है वो उन वॉल के थ्रू हमारे नीचे फाउंडेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो फाउंडेशन के माध्यम से फिर नीचे सॉइल पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अभी शुरुआत में जब हम लोगों ने लोड बियरिंग वॉल्स के बारे में कुछ देखा था, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारी लोड बियरिंग वॉल होती हैं वो उसमें एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी वॉल होती हैं कि नेक्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर से लेके जितने भी फ्लोर हमारे बनाते हैं, तो वो दीवारें एक दीवार के ऊपर ही दूसरी दीवार बनाते हैं, जिससे कि वो भार को जो है आसानी से एक सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है बनी रहे और हमारा स्ट्रक्चर जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे, ज़्यादा समय तक खड़ा रहे। अब ये हमारी लोड बियरिंग वॉल्स एक्सटीरियर वॉल भी हो सकती हैं, इंटीरियर वॉल भी हो सकती है। हम लोगों ने देखा था कि इंटीरियर वॉल्स में भी हम लोग लोड बियरिंग वॉल्स का यूज़ करते हैं। अब ये भी ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो लोड बियरिंग वॉल्स होती हैं इसकी मिनिमम थिकनेस कम से कम 1 ब्रिक वॉल होगी ही, यानी कि 20 सेंटीमीटर से कम थिक मोटी तो हो ही नहीं सकती, ठीक, इससे ज़्यादा ही होंगी। तो अब ये हमारी लोड बियरिंग वॉल्स होती हैं इनका, और उसमें हम कुछ हमारी लोड बियरिंग वॉल जिनको हमने आगे पढ़ रखा है, जैसे कि प्री कास्ट कंक्रीट वॉल, रिटेनिंग वॉल, मेसनरी वॉल, प्री पैनलाइज्ड लोड बियरिंग मेटल स्टड वॉल्स, इंजीनियरिंग ब्रिक वॉल्स और स्टोन वॉल्स, जो पत्थरों से बनने वाली दीवारें हैं। तो ये हमारा लोड बियरिंग वॉल्स का कुछ फिगर है, जिसमें कि हमारे दीवारें और कॉलम्स लगभग ब्रिक से ही बने हुए हैं, या जिनकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, और इनमें हम लोग ज़्यादा कॉलम्स का मतलब हैवी कॉलम्स का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग लोड बियरिंग वॉल्स का यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन लोड बियरिंग वॉल। तो नॉन लोड बियरिंग वॉल वो सारी दीवारें जो हमारे
नॉन लोड बेयरिंग मतलब जो भार सहन करने के लिए नहीं बनी होती हैं, खाली एक तरीके से हमारे एक जो एरिया है उसको कई सारे भागों में डिवाइड करने के लिए होती हैं। और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में इस तरह की दीवारें अक्सर देखी जाती हैं, जिनको हम लोग जनरली पार्टीशन वॉल भी बोलते हैं। तो ये सारी हमारी जितनी भी दीवारें होती हैं ये हमारी नॉन लोड बियरिंग वॉल्स में आती हैं। अब नॉन लोड बियरिंग्स वॉल्स इनको कर्टन वॉल भी बोलते हैं, क्योंकि कर्टन वॉल इसलिए कि जैसे कर्टन का मतलब क्या होता है कि हमारा कर्टन पर्दे होते हैं। तो पर्दे क्या काम करते हैं कि छुपा देते हैं बाहरी चीज़ों को, हम बाहरी पर्सन हमारा अंदर क्या हो रहा है उसको नहीं देख पाता है। उसी तरीके से ये कर्टन वॉल्स की तरीके से काम करती हैं। अब इसका भी फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन है, जिसमें है हमारा हॉलो कंक्रीट वॉल और फेस्ड ब्रिक वॉल्स। ये सब हमारा नॉन लोड बियरिंग वॉल्स के सब क्लासिफिकेशन है या कुछ टाइप्स की वॉल्स हैं। अब देखते हैं हमारा मटेरियल यूज़ के आधार पे हमारी ये लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल यूज़ की जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं दीवारों को बनाने के लिए, उसके आधार पर हमारी दीवारें कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारा ब्रिक मैसनरी वॉल। Brick masonry wall is one of the versatile and durable building material. As a result, brick masonry wall has been used in building construction for thousands of the year. Considerable modification की मतलब जो ये हमारा जो ब्रिक है ये एक तरीके से काफ़ी वर्सेटाइल और ड्यूरेबल है, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हम लोग इन ब्रिक का यूज़ करके ब्रिक मैसनरी वॉल को बनाते हैं काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन करना आसान होता है। सेवरल बिल्डिंग मटेरियल्स यूज्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन आर बर्न क्ले ब्रिक। अब जो हम लोग ब्रिक वॉल बनाते हैं तो उसमें भी कुछ अलग अलग तरीके की मटेरियल्स का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं, मतलब कि अलग अलग तरीके की ईंटों का ब्रिक का यूज़ करते हैं, जिसमें बर्न क्ले ब्रिक, सैंड लाइम ब्रिक, कंक्रीट ब्रिक, फ्लाई ऐश क्ले ब्रिक और फाइबर ब्रिक। ये कुछ ब्रिक्स का यूज़ करके जो भी हम ब्रिक वॉल बनाते हैं तो उसको बोलेंगे ब्रिक मैसनरी वॉल। उसके बाद अगर हम लोग स्टोन मैसनरी वॉल, नेक्स्ट है हमारा स्टोन मैसनरी वॉल की, जहाँ पे भी हम दीवारों को बनाने के लिए स्टोन यानी कि पत्थरों का यूज़ करते हैं तो उनको हम बोलते हैं स्टोन मैसनरी वॉल। While constructing stone masonry wall, more or less large stones are arranged together to bond in such that with the stones and the regular placement of stones extend through the thickness of wall। की मतलब कि जो स्टोन मैसनरी वॉल होते हैं इसमें बड़े साइज़ के और छोटे साइज़ के हर एक तरीके साइज़ के जो पत्थरों का यूज़ करके हम लोग उनको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जिससे कि हमारी जो वॉल है वो अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बन सके। ठीक, अब इसमें भी हमारे स्टोन मैसनरी वॉल भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं कि अगर हम लोग स्टोन्स को अगर अच्छे से शेप देकर बनाएं तो वो उसके आधार पे भी अलग अलग तरीके से होते हैं। इसमें जो है हमारा है रैंडम रबल मैसनरी कि किसी भी तरीके रैंडमली हम लोगों ने कई अलग अलग शेप के पत्थरों को जोड़ के एक दीवार बना दी। और क्रस्ड रबल मैसनरी फॉर फर्स्ट सॉर्ट की जो रबल मैसनरी है, मतलब कि जो ये पत्थर हैं इनको हम लोगों ने क्रश करके छोटे छोटे शेप में जो है फर्स्ट शॉर्ट में जो बनाए तो उसको हम बोलते हैं रबल क्रस्ड मैसनरी फॉर ऑफ द फर्स्ट शॉर्ट। ठीक, इसी तरीके से ये भी है नेक्स्ट वाला भी। फिर उसके बाद है कि अगर हम लोग रेनफोर्स्ड ब्रिक वॉल, थर्ड हमारा कि रेनफोर्समेंट का यूज़ करके ब्रिक के साथ जो भी हम वॉल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेनफोर्स्ड ब्रिक वॉल्स। इसमें क्या होता है कि हमारे ब्रिक के साथ हम रेनफोर्समेंट का हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है दीवार की हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है
जिससे कि वो हमारी दीवार लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। उस पर अगर ऊपर से कोई भी फोर्स पड़ता है तो वो उस टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से ड्यूरेबल रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्री कास्ट कंक्रीट वॉल। अब इसमें क्या होता है कि प्री कास्ट कंक्रीट की दीवारों को पहले से बनी बनाई कंक्रीट की दीवारों का यूज़ करके हम लोग जहाँ पे भी हमको दीवार बनाना है, ये पहले से बनी हुई कंक्रीट की स्लैब को यूज़ करते हैं और उसी जगह प्लेस कर देते हैं जहाँ पे हमको दीवार बनाना है। तो जो इस तरह की दीवारों को हम बोलते हैं प्री कास्ट। अब प्री कास्ट का मतलब ही यही है कि पहले से ये बनी होती हैं कंक्रीट वॉल, और जहाँ पे भी हमको ज़रूरत होती है वहाँ पे हम इनको प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह की जो ये दीवारें होती हैं, ड्यूरेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है क्योंकि कंक्रीट की बनी हुई है, और इजी टू इंस्टॉल हैं, और प्रोवाइड गुड सेफ्टी ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं। और साइट पे पहुंचने के बाद इनकी क्योरिंग, मतलब कि इनकी क्योरिंग करनी भी ज़रूरी होती है। ठीक, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इस तरह कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ड्यूरेबिलिटी देती हैं, थर्मल रेजिस्टेंट होती हैं, मॉइस्चर रेजिस्टेंट होती हैं, फायर सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। तो ये थी हमारी प्री कास्ट कंक्रीट वॉल। और लास्ट है हमारा कंपोजिट मैसनरी वॉल। कंपोजिट मैसनरी वॉल का मतलब ये है कि जहाँ पे भी हम दो या दो से अधिक मटेरियल्स को एक साथ मिलाकर कोई दीवार बनाते हैं, कोई मैसनरी वॉल बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कंपोजिट मैसनरी वॉल। द मेन पर्पस ऑफ दिस मैसनरी वॉल टू गेट गुड ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ एट लो कॉस्ट। अब इस तरह की दीवारों का बनाने का मेन पर्पस ये होता है कि अच्छी दीवार की अच्छी सुंदरता भी रहे और लो कॉस्ट में हमारी वो दीवारें बन भी जाएं। तो इसमें हमारे जो कंपोजिट मैसनरी वॉल में 4 अलग अलग तरीके से हम दीवारों को बनाते हैं, जिसमें पहला है एस्लर फेशिंग और रबल बैकिंग। इसमें एस्लर फेशिंग का मतलब है कि जो हम लोग एस्लर फेशिंग में हम लोग पत्थरों का यूज़ करते हैं। कि एस्लर फेशिंग मतलब दीवार का जो हमारे जैसे कोई भी दीवार होती है उसके 2 फेस होते हैं, एक बाहरी फेस और एक इंटरनल फेस। तो बाहरी फेस जो होता है इसको फेसिंग बोलते हैं और इसको बैकिंग बोलते हैं। ठीक, ये हमारा बैकिंग है और ये है हमारा फेसिंग। ठीक, तो बाहरी सरफेस में जो हम लोगों ने पत्थरों का यूज़ किया है वो हमारे ड्रेस्ड स्टोन है, मतलब कि वो एक इवन शेप में है, बराबर से उनको हम लोगों ने प्लेन करके बाहरी सतह पर लगाया है। और अंदरी जो बैकिंग वाला पोर्शन है इसमें हम लोगों ने रबल मतलब अनड्रेस्ड मतलब कि खुरदुरे टाइप के भी पत्थर हों, अलग अलग शेप के को भी हम लोग बैक साइड में लगा देते हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रबल एस्लर फेशिंग और रबल बैकिंग मैसनरी। और नेक्स्ट है हमारा एस्लर फेसिंग और ब्रिक बैकिंग, कि इसमें हम लोग जो स्टोन्स का फेसिंग में यूज़ कर रहे हैं वो इवन साइज के हैं, ड्रेस्ड स्टोन्स का यूज़ किया। और बैकिंग में मतलब पीछे की जो बैक वाला पोर्शन है उसमें हम लोगों ने ईंटों का यूज़ कर लिया है, ब्रिक मैस का यूज़ किया है। तो उसको बोलते हैं एस्लर फेसिंग एंड ब्रिक बैकिंग मैसनरी। नेक्स्ट है हमारा स्टोन फेसिंग और एंड कंक्रीट बैकिंग, कि हमारा जो फ्रंट का जो पोर्शन है जो फेसिंग वाला उसमें हम लोगों का स्टोन फेस जो फेसिंग है वो स्टोन की है, और बैकिंग हमारी कंक्रीट की सीमेंट और एग्रीगेट और सैंड को मिक्स करके जो हम कंक्रीट बनाते हैं उसकी बैकिंग है। नेक्स्ट है हमारा टाइल फेसिंग, जो हम लोग दीवारों में देखा होगा आप लोगों ने कि दीवारों में हम लोग टाइल्स लगा देते हैं और वो ईंटें से बनी दीवारें होती हैं, तो उसको बोलते हैं टाइल फेसिंग ब्रिक बैकिंग, कि उसका जो बाहरी सतह है, जो बाहरी फेसिंग वाला पोर्शन है उसमें हम लोगों ने टाइल्स को यूज़ किया है, और अंदर के जो बैकिंग वाला पोर्शन है उसमें हम लोगों ने ब्रिक का यूज़ किया है। तो ये था हमारा टोटल वॉल का क्लासिफिकेशन सारे टाइप्स में।
अब यहाँ से हमारा वॉल ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद आप लोगों का मैसनरी वाला पोर्शन चालू होगा कि मतलब कि अभी तो हम लोगों ने ये देख लिया कि वॉल होती कैसी हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है। अब हम मैसनरी में मतलब कि हम वॉल को बनाते कैसे हैं, वॉल बनाने का तरीका क्या है, किस ईंटों को किस तरीके से प्लेस करते हैं, वो हम आगे की क्लासों में देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।